थोड़ा सा आगे जाकर अपने हिस्से के लश्कर के साथ वो पलटा। दाएं जानिब से चक्कर काटते हुए वो फिर शिमाल की तरफ बढ़ा और इस शाहरा की तरफ आ गया था जो हल्ब से हरान शहर की तरफ चली जाती थी। चंद मील मजीद आगे जाने के बाद यही काम शरफुद्दीन और हसामुद्दीन ने किया। वो भी मगरिब से कावा काटते हुए अपने मुखबिरों के साथ राबिते में शिमाल की तरफ जाकर मंसूर बिन अहमद से जा मिले थे। रात गहरी होती जा रही थी। मंसूर बिन अहमद का लश्कर गहरी नींद सोया हुआ था। ताहम लश्कर का एक हिस्सा जाग कर पहरा दे रहा था ताकि दुश्मन का कोई लश्कर अगर शबखून मारने की कोशिश करे तो उसे नाकाम बनाया जाए। फिर आधी रात के बाद लश्कर को जगा दिया गया। लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया गया। साथ ही मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोकंदार एक जगह बैठ गए। उनके साथ छोटे सालार भी थे। उन सबको मुखातिब करके मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मेरे भाइयों, जो ही हमारे लश्करी कूच के लिए तैयार होते हैं पेशकदमी शुरू की जाएगी। हस्बे साबिक लश्कर 2 हिस्सों में तकसीम रहेगा। पहले मैं शिमाल की जानिब से मंगोलों के पड़ाव पर शबखून मारूंगा। मैं जानता हूं कि बायदो और तुरान खान की कमानदारी में 2 बड़े बड़े लश्कर थे। तुरान अल खान अपने लश्कर के हिस्से के साथ यकीनन पड़ाव में होगा, जबकि बायदो अपने लश्कर के हिस्से के साथ हमें तलाश करने के लिए जनूब की तरफ गया होगा। इस बिना पर मैं ये चाहता हूँ कि पहले मैं ज़रब लगाऊं। इसके बाद शरफुद्दीन और हसामुद्दीन तुम दुश्मन के एक पहलू पर हमलावर होकर उनकी आरज़ुओं और ख्वाहिशों को पामाल करके रख देना। कोशिश ये करनी है कि इस मुहिम को जिस कदर कम से कम वक्त में निपटा सकें निपटा लें। इसके बाद दुश्मन के पड़ाव की हर चीज को साथ लेकर कूच करेंगे। यहाँ तक कहते कहते मंसूर बिन अहमद को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि कुछ हरकारे आए और उन्होंने इस बात की तस्दीक कर दी कि बायदो और तुरान अल खान जब अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ हलब शहर के करीब आए तो उनके मुखबिरों ने उन दोनों को इत्तला दी कि मुसलमानों का सालार मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर के साथ जुनूब की तरफ गया है। ये खबर उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी, इसलिए कि हलब के लोगों ने उन्हें इत्तला कर दी थी कि हलब के अंदर जो मंगोलों का लश्कर था उसका एक तरह से मंसूर बिन अहमद ने सफाया करके रख दिया है। और बायदो और तुरान अल खान को भी ये खतरा था कि अगर उनसे बचकर मुसलमानों का सार मंसूर बिन अहमद जुनूब की तरफ चला गया और हलाकू की पुश्त पर हमलावर हो गया तो हलाकू उनकी गर्दनें काट के रख देगा। चुनाचे अपनी पेशकदमी में तेजी पैदा करने के लिए अपने पड़ाव का सारा सामान हल्ब से 2 मील दूर शिमाल में रखा गया और तुरान अल खान को उसके हिस्से के लश्कर के साथ वहाँ ठहरा कर बायदो अपने हिस्से के लश्कर के साथ जुनूब की तरफ जा चुका था। ये इत्तला यकीनन मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और हसामुद्दीन के लिए बड़ी खुशकुन थी, लिहाजा उन्होंने जल्दी जल्दी तैयारी की। इसके बाद वो अपने लश्कर के साथ वहाँ से कूच कर गए, इसलिए कि दुश्मन पर शबखून मारने की सारी मंसूबा बंदी पहले से ही तय हो चुकी थी। चुनाचे रात के पिछले हिस्से में अचानक मंसूर बिन अहमद हलब शहर के शिमाल में अचानक मंगोलों के पड़ाव में मंगोलों के सालार तुरान अल खान के लश्कर पर जीस्त के पेचोखम तक दुरुस्त कर देने वाले ताजा उतरते अजाबों की तरह हमलावर हुआ था। मंगोलों के लश्कर का एक हिस्सा चूँकि रात को पहरा दे रहा था, लिहाजा जब मंसूर बिन अहमद हमलावर हुआ तो उन्होंने चीखो पुकार मचा दी, जिसकी बिना पर मंगोलों के लश्कर में एक हलचल पैदा हुई और अफरा तफरी बरपा हो गई। कुछ देर तक उन्होंने तैयारी की। इस दौरान तक मंसूर बिन अहमद ने उनके लश्कर के एक हिस्से को मुकम्मल तौर पर काट के रख दिया था। बहरहाल मंगोल संभले। फिरा और तारीकी होने के बावजूद मंगोलों ने ये अंदाजा लगा लिया था कि मुसलमानों के जिस लश्कर ने उन पर शबखून मारा है तादाद में काफी कम है। इस मौके पर मंसूर बिन अहमद के लश्करियों ने एक काम और किया। मंगोलों पर हमलावर होते हुए उनका कत्लेआम करते हुए वो शोर करते जा रहे थे कि जिसने उन पर शबखून मारा है वो मुसलमानों का सालार मंसूर बिन अहमद है। मंसूर बिन अहमद का नाम ही चूँकि मंगोलों के लिए एक वहशत और खौफ था, लिहाजा मंसूर बिन अहमद का नाम सुनकर वक्ती तौर पर मंगोलों के जिस्मों पर कपकपी तारी जरूर हुई थी। और फिर उस वक्त एक और तब्दीली और इनकलाब खड़ा हुआ था। वो इस तरह के मंगोलों के लश्कर के एक पहलू की तरफ से शरफुद्दीन और हसामुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुए, फिर वो मंगोलों के पड़ाव के एक पहलू पर हमलावर हो गए थे। इस तरह रात की तारीकी में हलब शहर से 2 मील शिमाल की जानिब मैदान जंग और रज़मगाह के अंदर मौत राग की चिंगारियों को तब्दील करने लगी थी। दरहम बरहम लपक की तरह एक दूसरे पर हमला आवर होते हुए बड़े बड़े जंगजू अपने मुकाबिल का खात्मा करने लगे थे। अब जो मंगोलों पर दोनों तरफ से हमला हुआ तो उनकी सारी जुर्रतमंदी, उनकी सारी दलेरी और उनकी सारी शजाअत जवाब देने लगी थी, इसलिए कि शिमाल की तरफ से गरजते बादलों की तरह तकबीरें बुलंद करते हुए मंसूर बिन अहमद बड़ी तेजी से उनकी तादाद को कम करता जा रहा था, जबकि एक पहलू की तरफ से हमलावर होकर हसामुद्दीन और शरफुद्दीन कुर्दी ने बड़ी तेजी से उनके पड़ाव के मुहाफिजों को जमीन बोस करना शुरू कर दिया था। फिर रात के पिछले पहर की आंख ने देखा मंसूर बिन अहमद खुद, उसके सालार और लश्करी कज़ाओ मर्ग के चकराते भंवर और खून की बारिश के जुनून की तरह उन पर वारिद हो रहे थे। मंगोल जो शुरू में बड़े जानलेवा अंदाज में हमलावर हुए थे, अब उनकी हालत बड़ी पतली होती जा रही थी। शिमाल की तरफ से मंसूर बिन अहमद और पहलू की तरफ से शरफुद्दीन और हसामुद्दीन तीनों उस पर बुरी तरह हावी हो चुके थे।
मंगोलों ने देखा हमला आवरों ने एक तरह से उनका कत्लेआम शुरू कर दिया है, लिहाजा हर मंगोल आगे बढ़ने की बजाय पीछे हटकर अपनी जान बचाने की फिक्र में लग गया था। आखिर मंगोलों के सालार तुरान एल खान ने जब अंदाजा लगा लिया कि उसके लश्कर की हालत बड़ी काबिल रहम हो चुकी है और अगर रात की तारीकी में इसी तरह मुसलमान हमलावर होकर उनका कत्लेआम करते रहे तो इसके लश्कर में कोई भी जिंदा नहीं रहेगा, लिहाजा उसने पड़ाव की हर शे को उसके हाल पर छोड़ा और अपने बचे कुचे लश्करियों को लेकर शिकस्त कबूल करता हुआ भाग गया। मंसूर बिन अहमद उनके भागने के बाद फौरन हरकत में आया। उसके हुक्म पर मशलें रोशन कर दी गई। लश्कर के एक हिस्से को मुस्तैद कर दिया गया था ताकि पलटकर उस पर कोई हमला आवर न हो और फिर मंगोलों के पड़ाव के सारे सामान का जायजा लिया जाने लगा। सबसे पहले बारबरदारी के जानवरों को उठाया गया और बड़ी तेजी से सामान उन पर लाद दिया गया। इसके बाद भेड़ बकरियों के जो रेवड़ पड़ाव के अंदर मौजूद थे उन सबको हाँकते हुए मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर को लेकर कोहिस्तान कैचाक की तरफ रवाना हुआ था। सफर करते हुए मंसूर बिन अहमद को कोई ख्याल गुजरा और शरफुद्दीन और हसामुद्दीन जो उसके दाएं बाएं अपने घोड़ों पर सवार लश्कर के आगे आगे थे उन्हें मुखातिब करके मंसूर बिन अहमद कहने लगा, मेरे अजीज भाइयों, थोड़ी देर तक सूरज तुलू हो जाएगा, चारों तरफ रोशनी हो जाएगी, लिहाजा मैं तुमसे कहता हूँ कि अभी से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लें। याद रखना, अब तक मंगोलों ने अपने बड़े सालार बायदों को यह खबर पहुंचा दी होगी कि मुसलमानों का एक लश्कर अचानक हलब के नवा में तुरान एल खान पर हमलावर हुआ, उसे शिकस्त दी और उसके पड़ाव की हर चीज को समेटकर शिमाल की तरफ कूच कर गया है। अब हमने दो काम करने हैं। ये दो काम करने के बाद एक तरह से हम खुद भी महफूज हो जाएंगे और अपने साथ जो मंगोलों का सामान हम ढेरों की सूरत में लेकर जा रहे हैं ये भी महफूज कर लेंगे। मेरे भाइयों, लश्कर पहले की तरह दो हिस्सों में तकसीम हो जाएगा। मैं अपने हिस्से के साथ तुमसे अलहदा होकर बाएं जानिब जरा फासले पर रहते हुए शिमाल की तरफ बढ़ूंगा। अपने हरकारों के जरिए तुमसे राबिता रखूंगा। जहाँ तक तुम दोनों का ताल्लुक है तो अब अपने हिस्से के लश्कर के साथ अपने इन बारबरदारी के जानवरों के अलावा सारा सामान और भेड़ बकरियों के रेवड़ के पीछे रहो। कुछ दस्ते मुकर्रर कर दो जो बारबरदारी के सामान के अलावा भेड़ बकरियों को हाँकते रहें। मैं तुम पर इंकशाफ करूंगा कि अगर बायदों को बर वक्त खबर पहुंचा दी गई कि तुरान एल खान को शिकस्त देने के बाद मुसलमान पड़ाव की हर चीज को समेट कर शिमाल की तरफ जा रहे हैं तो वो हमारा ताकुब करेगा। इसलिए अगर उसने ऐसा न किया तो हलाकू खान की निगाह में उसकी कोई इज्जत कोई वकार नहीं रहेगा। और जब हलाकू खान के पास ये खबर पहुंचेगी कि मुसलमानों का लश्कर अचानक हलब के नवाह में उनके सालार तुरान एल खान पर हमलावर होकर और उसे शिकस्त देकर हरकत में आया और मंगोलों के पड़ाव की हर चीज को समेट कर कोहिस्तान कैचाक की तरफ चला गया और किसी ने उसका ताकुब नहीं किया तो ये इंकशाफ हलाकू खान के लिए बड़ा तकलीफ दे होगा, इसलिए कि वो पहले ही मेरे नाम से बड़ा नाला है। मैंने और तुम दोनों ने चूंकि कई मौके पर बल्कि जगह जगह हलाकू खान के लश्कर को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया है, लिहाजा वो हर सूरत में किसी न किसी तरह मुझे अपने सामने जेर करने, मुझे जिंदा गिरफ्तार करने या मेरा सर काट कर पेश करने की आरजू रखता है और खुदावंद कुद्दूस को मंजूर हुआ तो उसकी ये आरजू कभी पूरी नहीं होगी। मेरे भाइयों, हम उनके साथ ज्यादती नहीं कर रहे। उन्होंने मुसलमानों का कत्लेआम किया, लिहाजा हम मंगोलों का कत्लेआम कर रहे हैं। कसम अल्लाह पाक की, जिस कदर लश्कर मेरे पास है इससे दोगुना लश्कर भी मेरे पास होता तो मैं खुले मैदानों में हलाकू खान के सामने आता और उसे बताता कि मैं ही मुसलमानों का सालार हूँ जिसने बगदाद के सालार आला फतहुद्दीन दाऊद के साथ मिलकर बगदाद के नवा में तुम्हें बदतरीन शिकस्त दी थी। और अगर उस वक्त हमारे कुछ सालारों की कोताही और कम अक्ली की वजह से तुम्हारी शिकस्त फतह में बदल गई तो तुम्हारा कोई बड़ा कारनामा नहीं है। लिहाजा मैं उसे खुले मैदानों में पुकारता और अपने अल्लाह अपने रब की हिमायत से उसे शिकस्त देकर यकीनन उसके मरकजी शहर कराकोरम तक ताक़ुब करता। मेरे भाइयों, हलाकू खान की ये सारी कामयाबियां और उसकी सारी कामरानियां हमारे अपनों की गद्दारियों, कोताहियों और गैर जिम्मेदारी की वजह से मंगोल नाकाबिले तस्खीर नहीं है, ना ही वो भेड़िए हैं कि दूसरे लोगों को चीर फाड़ खाएंगे। मेरे अजीज भाइयों, गुज़िश्ता जंगों में तुमने भी देखा, सब ने अंदाजा लगाया कि अरबों, तुर्कों और कुर्दों पर मुश्तमिल हमारे लश्कर ने कई बार उन्हें खंगाला, बदतरीन शिकस्तें दी। मेरी अपने रब से दुआ है कि कोई बड़ा लश्कर हमारी हिमायत में उठ खड़ा हो या मुसलमानों का कोई और हुक्मरान तकबीरें बुलंद करता हुआ उठे और मंगोलों के सामने ऐसी दीवार बनकर खड़ा हो कि उनकी पेशकदमी को रोक दे। अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम मंगोलों की पुष्ट पर खूब ज़र्ब लगाएंगे कि मंगोल अपने जंगजू होने के सारे दावों को भूल कर रह जाएंगे। यहाँ तक कहने के बाद मंसूर बिन अहमद रुक गया। उसके बाद लश्कर पहले की तरह दो हिस्सों में तकसीम हो गया। मंसूर बिन अहमद अपने लश्कर को लेकर मगरिब की तरफ गायब हो गया था, जबकि हसामुद्दीन और शरफुद्दीन अपने हिस्से के लश्कर को लेकर बारबरदारी और भेड़ बकरियों के रेवड़ के पीछे आ गए थे। कुछ दस्ते उन्होंने मुकर्रर कर दिए थे जो बारबरदारी के जानवरों और भेड़ बकरियों को हाँक कर शिमाल की तरफ ले जा रहे थे। दोपहर से कुछ पहले उन्हें अपनी पुश्त पर धूल के बादल उठते दिखाई दिए, जिससे शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन चौकंदार ने अंदाजा लगाया कि मंगोलों का सालार बायदो उनके ताक़ुब में लग गया है। चुनाचे जो दस्ते बारबरदारी के जानवर और रेवड़ को हाँक रहे थे
उन्हें शरफ उद्दीन और हसाम उद्दीन कुर्दी ने कहा कि वो आगे बढ़ते रहें, जबकि अपने हिस्से के लश्कर को उन्होंने रोक दिया था ताकि बायदो से दो दो हाथ कर लें। चुनाचे बायदो आते ही शरफुद्दीन और हसाम उद्दीन के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। बायदो ने देखा कि उसके मुकाबले में मुसलमानों के लश्कर की तादाद बहुत कम है, लिहाजा आज उसे मुसलमानों के लश्कर से इंतकाम लेने का मौका मिल जाएगा। वो यही ख्याल कर रहा था कि जिस लश्कर से वो टकरा रहा है उसकी कमानदारी मुसलमानों का सालार अहमद बिन मंसूर कर रहा है। चुनाचे उसने शुरू में ही तेज हमलों से इब्तदा कर दी थी, जबकि अपने रद्द अमल का इजहार करते हुए शरफुद्दीन और हसामुद्दीन भी मंगोलों के लश्कर पर हमलावर हो गए थे। शरफुद्दीन और हसामुद्दीन दोनों ने बायदो के हमलों को रोककर अपने आप को सिर्फ दिफा तक महदूद रखा था, इसलिए कि वो जानते थे थोड़ी देर तक एक इनकलाब और तब्दीली रूनुमा होगी जो बायदो और उसके लश्करियों को हिला कर रख देगी। और फिर ऐसा ही हुआ। दाएं जानिब से अचानक सीनाए अर्ज पर छाए सन्नाटों में चीखती मचलती तकबीरें बुलंद हुईं और फिर इसके थोड़ी ही देर बाद मंसूर बिन अहमद अपने हिस्से के लश्कर के साथ नमूदार हुआ और मंगोलों के लश्कर के एक पहलू पर हमला आवर हो गया था। बायदो और उसके लश्करियों की बदकिस्मती, इससे पहले वो यही समझ रहे थे कि वो मंसूर बिन अहमद के लश्कर पर हमलावर हो रहे हैं, और जब मंसूर बिन अहमद बाएं जानिब से नमूदार होकर उन पर हमला आवर हुआ तब मंगोलों पर खौफ और दहशत तारी करने के लिए मंसूर बिन अहमद के लश्करी आवाजें बुलंद करने लगे थे कि हम मंसूर बिन अहमद के मातहत काम करने वाले लश्करी हैं और मंगोलों के एक एक फर्द को काट कर रख देंगे। इससे बायदो ही नहीं, उसके छोटे सालारों और लश्करियों ने भी ये जान लिया कि जिस लश्कर पर वो पहले हमलावर हुए थे उसकी कमानदारी मंसूर नहीं बल्कि शरफुद्दीन और हसामुद्दीन कर रहे थे, और अब दाएं जानिब से अचानक नमूदार होकर मंसूर बिन अहमद उन पर हमलावर हो गया है। ये इंकशाफ बायदो, उसके सालारों और उसके लश्करियों के लिए यकीनन हौसला शिकन था। और फिर जब मंसूर बिन अहमद मगरिब की तरफ से नमूदार होकर मंगोलों के लश्कर के पहलू पर हमलावर हुआ तब शरफुद्दीन कुर्दी और हसामुद्दीन जोगंदार ने भी दिफा का लिबादा उतार फेंका और जारहियत पर उतर आए। वो भी बड़े खौफनाक अंदाज में मंगोलों पर जर लगाते हुए उनकी तादाद तेजी के साथ कम करने लगे थे। बहरहाल कुछ देर तक होलनाक रन पड़ा। बायदो और उसके मंगोल ये उम्मीद रखते थे कि इस बार फतह उनकी होगी, लेकिन मंसूर बिन अहमद के लश्करियों ने बराबर चीख चीख और चिल्ला चिल्ला कर जब ये कहना शुरू किया कि मंसूर बिन अहमद पहले की तरह उनके लश्कर की अक्सरियत को काट कर रख देगा, और इस तरह के वो नारे बुलंद करने लगे थे जिसकी वजह से मंगोलों के अंदर हौसला शिकनी और खौफ हिरास फैलना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि बायदो ने खुद अंदाजा लगा लिया कि मंसूर बिन अहमद शरफुद्दीन और हसामुद्दीन के सामने उसका लश्कर दबता जा रहा है, लिहाजा उसने अपनी बेहतरी इसी में जानी कि शिकस्त उठाकर भाग खड़ा हुआ। लेकिन अब आसानी से भागना भी नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर था। मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और हसामुद्दीन ने कुछ दूर तक उनका ताक़ुब करके उनकी तादाद मजीद कम की और फिर वो पलटे और अपने उन दस्तों से आन मिले जो बारबरदारी के जानवरों और रेवड़ों को हाँक कर दश्ते कैचाक का रुख कर रहे थे। मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और हसामुद्दीन अपने फाते लश्कर को लेकर जब दश्ते कैचाक में दाखिल हुए तो क्या बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द सब बड़े पुरजोश अंदाज में उनके इस्तकबाल के लिए निकल आए थे। इस मौके पर लोईताशी और यांग खान अपने लश्कर के अगले हिस्से में आए जहां मंसूर बिन अहमद, हसामुद्दीन और शरफुद्दीन अपने घोड़ों पर सवार थे। लोईताशी और यांग खान को आते देखकर मंसूर बिन अहमद, शरफुद्दीन और हसामुद्दीन अपने अपने घोड़ों से उतर गए। लश्करियों और सालारों को उन्होंने अपने घरों की तरफ जाने की इजाजत दे दी। लोईताशी और यांग खान करीब आकर पहले तीनों से बारी बारी बगलगीर हुए। दोनों मुस्कुरा रहे थे, बेपनाह खुशी का इजहार कर रहे थे। फिर मंसूर बिन अहमद को मुखातिब करते हुए लोईताशी कहने लगा, अमीर, जहां आप हमारे लिए फतह मंदी की एक बेहतरीन खबर लेकर आए हैं, वहां आज हम भी आपको एक बहुत अच्छी बल्कि बहुत ही अच्छी खबर देंगे। आपकी कारगुजारी की खबरें हम तक हरकारे और मुखबिर पहुंचाते रहे हैं और ये सारी खबरें मैं अपनी बेटी कैथरीन तक पहुंचाता रहा हूँ। यहाँ तक कहते कहते लोईताशी को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि गौर से उसकी तरफ देखते हुए मंसूर बिन अहमद बोल पड़ा, लोईताशी, ये जो हम छोटी बड़ी कामयाबियां समेटते हैं तो इसमें तुम सब लोग भी शामिल होते हो। तुम लश्करियों का एहतमाम करते हो, उनके खाने पीने, उनकी जरूरियात का सामान इकट्ठा करके मुहैया करते हो। इस बिना पर तुम और यांग खान दोनों ही हमारे साथ अमली नहीं तो रूहानी तौर पर जंगों में शामिल होते हो। पर ये तो कहो कि मेरे लिए खुशखबरी क्या है। इस पर लोईताशी मुस्कुराते हुए बोल पड़ा, अमीर, आपके लिए खुशखबरी ये है कि आपके यहाँ बेटा पैदा हुआ है, बिल्कुल आपकी शक्ल का है, इंतहाई खूबसूरत है और उसकी पैदाइश पर यहाँ के लोगों ने इस कदर खुशियों का एहतमाम किया है कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। यहाँ तक कहने के बाद लोईताशी रुका, फिर मंसूर बिन अहमद को मुखातिब करके कहने लगा, अमीर, हम आपका ज्यादा वक्त नहीं लेंगे, बल्कि आपसे गुजारिश करेंगे कि
آپ گھر جائیں، اس لیے کہ ہماری بیٹی کیتھرین بڑی بے چینی سے آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ کی آمد سے پہلے ہی اسے اطلاع کی جا چکی ہے اور جو کامیابیاں آپ نے حاصل کی ہیں ان کی خبریں بھی اس تک پہنچتی رہتی ہیں۔ اس موقع پر منصور بن احمد نے باری باری ایک گہری نگاہ حسام الدین اور شرف الدین پر ڈالی، پھر ان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، میرے بھائیو، لوئی تاشی اور یانگ خان کے ساتھ اس سارے سامان کی تقسیم کا احسن طریقے سے اہتمام کرنا، اور جو سامان بچ رہا ہے وہ لوئی تاشی اور یانگ خان پاس جمع کرا دینا تاکہ آنے والے دور میں وہ سامان لشکر کے کام آئے۔ اس موقع پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، امیر، بار برداری کے جانوروں پر لدا سامان اور ریوڑ میں دیکھ چکا ہوں، یہ بہت زیادہ سامان ہے، اسے میں، یانگ خان، شرف الدین اور حسام الدین اکیلے تقسیم نہیں کریں گے، یہ سارا سامان ایک جگہ جمع کر دیا جائے گا، ریوڑ کے جانوروں کو بھی کھڑا کر دیا جائے گا، ان کے چارے کا اہتمام کیا جائے گا۔ آپ پہلے گھر جائیں، اپنے بیوی بچوں سے ملیں، اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد اس سامان کی تقسیم کا کام آپ کی نگرانی میں مکمل کیا جائے گا۔ منصور پہلے تو رضامند نہ تھا، لیکن لوئی تاشی اور یانگ خان شرف الدین اور حسام الدین کے زور دینے پر مان گیا۔ اس کے بعد وہ اپنی رہائش گاہ کی طرف ہو لیا۔ ابھی وہ اپنی رہائش گاہ کے نزدیک ہی پہنچا تھا کہ ایک لشکری بھاگا بھاگا آیا۔ منصور بن احمد کو مخاطب کر کے کہنے لگا، امیر، گھوڑا مجھے دے دیجئے، اس کے ساتھ جو خرجین ہے وہ اتار لیں، میں اس کی زین اور دھانا اتار کر اس کے چارے پانی کا اہتمام کرتا ہوں۔ منصور مان گیا، گھوڑے سے اترا، زین کے ساتھ بندھی ہوئی خرجین اس نے اتار لی، پھر وہ لشکری اس گھوڑے کو ایک طرف لے گیا، خرجین کندھے پر ڈالے منصور بن احمد اپنے گھر میں داخل ہوا۔ اس وقت اپنے بچے کو گود میں لیے کیتھرین صحن میں کھڑی شاید اسی کا انتظار کر رہی تھی، اور جو ہی منصور بن احمد گھر میں داخل ہوا، کیتھرین کے چہرے پر مسکراہٹ تھی اور اس کی خوشیوں، اس کی طمانینت کی کوئی انتہا نہ تھی۔